मीडिया तमाशेबाज जो होते हैं ना कि सांप का खेल दिखा देते हैं, मदारी आता है वो बंदर का खेल दिखा देता है। मीडिया की भूमिका अब केवल इतनी ही रह गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। मीडिया ने क्या किया है बीते 10 सालों में, ये किसी आम व्यक्ति से छुपा हुआ है नहीं। क्या 10-10 और 11-11 सेकंड्स के क्लिप मीडिया वाले चला रहे थे, ये सबको पता है। कन्हैया कुमार को आतंकवादी बता दिया गया, पूरे आम जनमानस के दिमाग में ये बात डाल दी गई एक झूठे क्लिप के सहारे। मुझे राजदीप सरदेसाई की एक बात याद आ रही है। वो कह रहे थे कि अब सदन बड़ा रोचक रहेगा, 30-35 लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, घेर लेंगे। क्या प्रधानमंत्री घेर लिए गए हैं? 2-2 बार राहुल गांधी के भाषण पे पीएम खड़े हो रहे हैं, अमित शाह संरक्षण मांग रहे हैं। जो हिंदू है वो कभी असत्य का साथ नहीं देगा, वो सत्य का साथ देगा, वो अहिंसा का साथ देगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने शिव जी का पोस्टर दिखाया, और एक बार नहीं कई बार दिखाया। और बड़ा आश्चर्य है कि शिव जी का पोस्टर जो आदमी बार बार दिखा रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है। गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स बंदर की तरह हैं, जो एक डुगडुगी बजाई जाती है जो पीएमओ से, उस डुगडुगी पर वो नाचते हैं। राहुल गांधी जिस समय सदन में शिव की प्रतिमा दिखा रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे, और तमाम और देवी देवताओं की तस्वीर, हर धर्म की, उस समय समहाउ कैमरा उनके ऊपर से हट जा रहा है। स्पीकर की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस जीते या हारे, ऑपोजिशन जीते या हारे, अच्छी संख्या पाए या खराब संख्या पाए, एक बात तय है कि राजनीति अब राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है उसी नैरेटिव पे चलेगी। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हो रही चर्चा में जब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता है, मगर जो लोग हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं वो हिंसा फैला रहे हैं और वो लोग झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं का ये अपमान ठीक बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या पार्टी की विचारधारा पर जब सवाल खड़ा किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको एकदम से देश के 130 करोड़ हिंदुओं के साथ जोड़ देती है। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या सदन में इस तरीके की चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के इस बयान को सदन की कार्यवाही के हिस्से से निकाल दिया गया। कल राहुल गांधी का दिन रहा और उसके बाद अखिलेश यादव जब सदन में आए तो वो भी यही सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। सदन रोमांचक हो गया है। चंद्रशेखर रावण चमार रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो अग्निवीर को हटाने की भी मांग रखी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि राहुल के इस बयान के बाद देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको जिस तरह से दिखाया कि जैसे राहुल देश के तमाम हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। देश के तमाम बड़े पत्रकार, चाहे वो रजत शर्मा हो, रूबिका लियाकत हो, अमन चोपड़ा हो, ये साबित करने पे लगे थे कि जैसे हिंदू का अपमान हो गया है, जैसे ऊपर से आदेश आया हो कि इस बयान के मायने बदल दिए जाएं। आज की चर्चा इसी बात पर कि सदन की कार्यवाही को कैसे मीडिया दूसरे तरह से पेश करता है और एक पार्टी को बचाने का काम करता है। हमारे साथ नीरज जी हैं, पंकज जी हैं। पहला सवाल मेरा यही नीरज जी, पिछले 2 दिन से, कल का दिन और आज का दिन, मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम एंकर्स चिल्ला कर अपना गला सुखा चुके हैं ये साबित करने के लिए कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया है और उस पार्टी के हिंदुओं का अपमान किया है जो अयोध्या से नहीं जीत पाई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मीडिया की भूमिका इतनी अहम है कि वो सदन के मैसेज को डाइल्यूट कर दे, उसको बदल दे? क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं। मीडिया की भूमिका इतनी अहम थी कि उसने 2014 में एक सरकार का निर्माण कर दिया। मीडिया की भूमिका इतनी अहम थी कि उसने 2010-11 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला, उसके बाद ये आम लोगों के दिमाग में डाल दिया कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है और यूपीए एक करप्ट सरकार थी। मीडिया की भूमिका इतनी अहम थी राघव। है जब आप कहते हैं तो मीडिया की भूमिका कुछ अहम नहीं है। मीडिया तमाशेबाज जो होते हैं ना कि सांप का खेल दिखा देते हैं, मदारी आता है वो बंदर का खेल दिखा देता है। मीडिया की भूमिका अब केवल इतनी ही रह गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। मीडिया ने क्या किया है बीते 10 सालों में, ये किसी आम व्यक्ति से छुपा हुआ है नहीं। क्या 10-10 और 11-11 सेकंड्स के क्लिप मीडिया वाले चला रहे थे, ये सबको पता है। कन्हैया कुमार को आतंकवादी बता दिया गया, पूरे आम जनमानस के दिमाग में ये बात डाल दी गई एक झूठे क्लिप के सहारे। ये काम मीडिया ने किया, ये सबको पता है। तो मीडिया की कले पूरी तरीके से खुल चुकी है। तो मीडिया की भूमिका अब कुछ अहम नहीं है। अमीश देवगन हो, रजत शर्मा हो, सुधीर चौधरी हो, नाम लेके इन लोगों की बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जब कोरोना फैल रहा था तब भी इनके टारगेट पर मुसलमान थे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब ब्रिटिश हुकूमत इस देश पर राज कर रही थी लेकिन आरएसएस के निशाने पर मुसलमान थे। तो आरएसएस के वैचारिक जो
प्लेटफॉर्म है, वहां से ये लोग एनर्जी पाते हैं, वहां से ये लोग नफरत और घृणा पाते हैं। लेकिन इस देश ने आरएसएस के उस नफरत और घृणा की जो आइडियोलॉजी है उसको नकारा। भारतीय जनता पार्टी की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उसको नकारा, इसीलिए 240 पर इस देश ने सिमेट कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी को तमाम संसाधनों के बावजूद। अखिलेश यादव कार्रवाई की बात हम लोग कर रहे हैं, सदन में जो बहसें हो रही हैं, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत जरूरी बात कही है। ईवीएम के मुद्दे पर जो बातचीत लगातार हो रही थी कि हम आज इतनी सीटें जीत गए, मैं तब भी मानता हूं कि ईवीएम में धांधली हुई है। अगर मैं 80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी मेरा ईवीएम में भरोसा नहीं होगा। यह बात उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का नेता कह रहा है। इसका मतलब यह है कि तमाम संसाधन आपके पास थे, तमाम बेईमानियां आपने की, उसके बावजूद आप 240 तक पर सिमट गए। लोगों ने आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है नफरत वाली, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है डिवाइड एंड रूल, उसको नकार दिया है। और जब लोगों ने इस आइडियोलॉजी को नकार दिया है तो क्या इस मीडिया को संभाल कर रखेंगे, स्वीकार करेंगे? और आपको तो ध्यान होगा, आपने देखा भी होगा, हम सब लोग लगातार जब मॉनिटर कर रहे थे, जब इन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल वाले सड़कों पर जाते हैं, इनको खदेड़ा जाता है राघव, और इनको भगाया जाता है जनहित के जो मुद्दे होते हैं उन पर। क्योंकि ये जाते हैं, सुधीर चौधरी करते क्या है, सरकारी नौकरी पर युवा जो है वो सवाल पूछ रहा है, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इनको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। वो युवाओं को आराम पसंद है और निकम्मे हैं, कामचोर, लगभग उनके कहने का जो मत है वो इस तरीके का है। तो लोगों के मन से, युवाओं के मन से, महिलाओं के मन से, इस देश के नागरिक में एक सवाल है कि सरकारी नौकरी तो प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अब सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये मीडिया वाले प्रधानमंत्री की नौकरी कर रहे हैं, इसलिए मालिक के सामने कुछ कह नहीं सकते ना। उतने उसके लिए रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी है नहीं मीडिया वालों पे, और इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये केंचुआ हो गए हैं। यहाँ पे मैं केंचुआ को नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया वालों को बोल रहा हूँ, जो केंचुआ हो गए हैं। उनकी स्थिति को नागरिक पहचान चुकी है और अब उनमें कोई महत्ता बची नहीं है। और केवल मीडिया ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की फैक्ट्री थे अमित मालवीय साहब, उनका पूरा सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी, अब उसकी भी वैल्यू या उसका भी जो इंपैक्ट है वो खत्म हो गया है। 11-11 सेकंड की क्लिप राहुल गांधी की चल रही है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत नफरत नफरत, घृणा 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 फैला रहे हैं। 11 सेकंड की क्लिप चला रहे हैं, और आपने भी, मैंने देखा किसी ट्विटर हैंडल पर ये रिप्लाई करते हुए पूरी क्लिप डाल दी। तो सोशल मीडिया की जो आर्मी है वो आर्मी किसी पार्टी की नहीं है। इस वक्त जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो तमाम वो पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाह रहे थे, वो लोग सोशल मीडिया पर अब मुखर हैं। सोशल एक्टिविस्ट, जिन लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है, उमर खालिद जैसे लोग, उस विचारधारा के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो अब आपके झूठ को वो फैलने नहीं देंगे। तो केवल मीडिया ही नहीं, बीजेपी की जो पूरी ट्रोल आर्मी है, आईटी सेना जो है, वो सब अब इंपैक्टलेस हो जाएंगे। और इसका कारण ये है कि लोगों ने आरएसएस की डिवाइड एंड रूल या फिर आरएसएस की नफरत फैलाने वाली राजनीति को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दे दिया है, और यही अगर चाल चरित्र और चेहरा रहा जैसा कि सदन में दिख रहा है, तो ये 240 कब 140 पर सिमट जाएगा, देर नहीं लगेगी राघव। ठीक बात है, और बिल्कुल सही। नितिन गडकरी जी ने भी उसी क्लिप को ट्वीट किया था, जिसके जवाब में मैंने लिखा कि अब तो आप सही क्लिप ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री बनने की जो गुंजाइश है आपकी वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो अब सच बोलने में कैसा गुरेज। मुझे राजदीप सरदेसाई की एक बात याद आ रही है। वो कह रहे थे कि अब सदन बड़ा रोचक रहेगा, 30-35 लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, घेर लेंगे। क्या प्रधानमंत्री घेर लिए गए हैं? 2-2 बार राहुल गांधी के भाषण पे पीएम खड़े हो रहे हैं, अमित शाह संरक्षण मांग रहे हैं, 3 मंत्री खड़े हो जाते हैं। क्या सदन का माहौल बदला है? बीजेपी सत्ता में आने के बाद भी डरी हुई है। डरी हुई इसलिए है कि राहुल गांधी एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, जिसकी उम्मीद इनको नहीं थी कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि जैसे ही उस जिम्मेदारी पे आप आते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद नहीं, कांग्रेस के एक नेता नहीं, अपितु पूरे जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष है, उसके नेता के बतौर वहाँ पर खड़े हैं। यानी उनके पीछे भी देखा जाए तो एक अच्छी खासी तादाद, मतलब 230-34 जो भी है, वो उनके साथ है, जिसके नेता हैं राहुल गांधी, और उनकी बात को नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी ने जो पूरा जो अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के जो धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई, उसमें जो बात रखी है वो इनके पूरे धर्म के आधार पर बनाए गए छद्म को पूरा छिन्न भिन्न करती है। ये मीडिया जिसको आप कह रहे हैं कि उसने गलत तरीके से वो 11 सेकंड की जो बाइट, वो जो उनकी क्लिप है वो दिखा रहे हैं,
आपने तमाशेबाज कहा, ये लोग एक किसी जमाने में मदारी कहे जाते थे, लेकिन अब ये बंदर हैं। बेसिकली मीडिया के, गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स बंदर की तरह हैं, जो एक डुगडुगी बजाई जाती है जो पीएमओ से, उस डुगडुगी पर वो नाचते हैं। उनसे कहा गया कि इस पूरी बहस में राहुल गांधी ने इस बहस में क्या नहीं बोला। युवाओं के सवाल पर अग्निवीर, बेरोजगारी, किसानों के सवाल पर कृषि कानून से लेकर लीगल एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को लेकर महंगाई, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, मजदूरों के मनरेगा का सवाल, जो भी सवाल जिससे हम सब जूझ रहे हैं, वो सारे सवालों को राहुल गांधी ने सदन में उठाया, जो बहुत ज़रूरी हैं। और हर वर्ग, यानी यहाँ तक कि एसएमईज की भी बात, जो लघु और मध्यम कारखाने जो लोग चलाते हैं, उनका भी सवाल, जीएसटी का सवाल, नोटबंदी का सवाल, हर वो सवाल जिस पर सरकार बुरी तरह असफल है, घिरी हुई है, इसलिए उसने डुगडुगी बजाई कि मीडिया सिर्फ जो धर्म का मसला है। अब धर्म के मसले पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस राहुल गांधी की उस बाइट को, उस क्लिप को ज़रा सा भी आप विस्तार देते हैं तो राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि जो हिंदू है वो कभी असत्य का साथ नहीं देगा, वो सत्य का साथ देगा, वो अहिंसा का साथ देगा। और इसीलिए राहुल गांधी ने शिव जी का पोस्टर दिखाया, और एक बार नहीं कई बार दिखाया। और बड़ा आश्चर्य है कि शिव जी का पोस्टर जो आदमी बार बार दिखा रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है। वो इसलिए घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार लोग कि जो शिव की पूरी कल्पना है, उस शिव की परिकल्पना में सह अस्तित्व है। राहुल गांधी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब आप शिव का पोस्टर दिखाते हैं तो पूरा आप शिव परिवार देखिए। शिव के गले में सांप है, और वो सांप चूहा खाता है जो गणेश जी का वाहन है। उधर जो नाग है उसको खाने वाला कौन है? मयूर, जो कार्तिकेय का वाहन है। इसके अलावा पार्वती जी का जो वाहन है वो शेर है, और वो बैल को खाता है जो शिव का वाहन है। लेकिन ये सारे लोग, आप कभी उस चित्र को ध्यान से देखिए तो लगता है ये प्रकृति का अद्भुत दृश्य है, जिसमें तमाम वो लोग जो दरअसल एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, वो सहज भाव से वहां बैठे हुए हैं। तो एक सह अस्तित्व, और कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिप्रेजेंट वहां पर वो किया जाता है। और इसलिए राहुल गांधी बार बार अभय की बात करते हुए शिव का पोस्टर दिखाते हैं, या फिर वो इसी के साथ गुरु नानक जी का पोस्टर दिखाते हैं, वो ईसा मसीह का भी दिखाते हैं। तो ये जो सह अस्तित्व की भावना और आइडिया ऑफ इंडिया का जो राहुल गांधी का जिस तरह से डिस्क्रिप्शन था, उससे घबराई हुई है सरकार। मैं इसमें एक सवाल जोड़ूंगा पंकज जी, सवाल ये जोड़ूंगा कि राहुल गांधी जिस समय सदन में शिव की प्रतिमा दिखा रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे, और तमाम और देवी देवताओं की तस्वीर, हर धर्म की, उस समय समहाउ कैमरा उनके ऊपर से हट जा रहा है। स्पीकर की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भी कि जब मैं आपसे मिला, आपने मुझसे सीधे खड़े होकर हाथ मिलाया, प्रधानमंत्री के सामने आप झुक गए थे। स्पीकर की भूमिका को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? क्या स्पीकर विपक्ष को ब्लर करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हम स्पीकर पे कुछ भी कहें तो हम पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात, स्पीकर ने खुद कहा कि मैं अपने से बड़ों से झुककर मिलता हूं, लेकिन उनसे बड़ा कौन है? वो जिस पद पर हैं उससे बड़ा कोई पद नहीं है। यानी लोकसभा के वो अगर अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री से ऊपर हैं, और प्रधानमंत्री से ऊपर हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री चूंकि उम्र में बड़े, हो सकता है कोई सांसद उनसे उम्र में बड़ा आ जाए तो क्या वो उसके पैर पे पैर छूने लगेंगे? तो खड़गे के पैर छू सकते हैं, उनसे बड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, यानी वो जो कल कहा, जिस तरह से कहा लोकसभा अध्यक्ष ने, अपने झुकने को जिस तरह जस्टिफाई किया, वो अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है। और राहुल गांधी ने ठीक कहा कि यहां पर आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये जो कैमरा हट जाना, आवाज हट जाना, मैं नहीं कहता कि लोकसभा अध्यक्ष स्विच ऑफ ऑन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनको कुछ निर्देश तो है, क्योंकि जैसे ही वो पोस्टर उठा रहे थे राहुल गांधी, वैसे ही कैमरा से हट जा रहे। तो राहुल गांधी ने जब कहा देखिए देखिए मुझे हटाया गया, तो फिर उन्होंने देखा, और सचमुच जब था तो फिर कैमरा उनकी ओर आया, और उन्होंने तुरंत, अब राहुल गांधी इस बात को सीख गए हैं कि जब कैमरा उनकी ओर से हटे तो इस पर आपत्ति करो, और कैमरा जब आए तो जो कहना चाहते हैं वो कहें। और इसीलिए तमाम टोका टाकी के बावजूद एलओपी के भाषण में इतनी टोका टाकी, आप सोचिए, प्रधानमंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री, इसके अलावा कृषि मंत्री, इसके अलावा और कौन, हाँ खूब गृह मंत्री, यानी 4-5 मंत्री और कई बीजेपी के नेता लगातार एलओपी
को, यानी राहुल गांधी के भाषण में टोका टाकी कर रहे थे, खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे 2-2 बार। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह ये सरकार फिलहाल अंदर से तो बहुत घबराई हुई है। क्या नीरज जी, एक और सवाल पे आऊँगा। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा पहुँचे, बहुजन समाज की जीत के तौर पर देखा गया, और जाते ही उन्होंने चमार रेजिमेंट की मांग उठाई और उन्होंने कहा कि अग्निवीर को रद्द करना चाहिए क्योंकि चाइना हमारे बहुत अंदर तक आ गया है, और चमार रेजिमेंट जो पहले हुआ करती थी वो रखी जाए। दूसरा मैं देख रहा हूँ अवधेश प्रसाद हैं, अयोध्या से जीते, उन्होंने कहा मैं अयोध्या गया, वहाँ जाकर मैंने देखा कि अयोध्या नालियों में तब्दील हो गई है, स्टेशन की पता नहीं कितनी दीवारें गिर गई हैं। मेरा सवाल ये है कि अलग अलग तरह के मुद्दों के बीच में जो बहुजन समाज के मुद्दे चंद्रशेखर ने उठाए हैं, क्या सदन में वो बात किस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए समस्या का विषय बन रही? इसी न्यूज़ रूम के अंदर पंकज श्रीवास्तव जी लगातार ये बात कह रहे होते थे, और वैसे भी चर्चाओं में कहते थे कि लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से पहले भी कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस जीते या हारे, ऑपोजिशन जीते या हारे, अच्छी संख्या पाए या खराब संख्या पाए, एक बात तय है कि राजनीति अब राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है उसी नैरेटिव पे चलेगी। और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा चमार रेजिमेंट की मांग करना या अवधेश प्रसाद का लोकसभा में दिखना और बड़े असरदार तरीके से दिखना, ये बात बताती है कि अब उसी नैरेटिव पे चल रही है राजनीति जो नैरेटिव सेट की थी भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी ने। सामाजिक न्याय की जो बात उन्होंने बुलंद की थी, पूरा लोकसभा चुनाव सामाजिक न्याय पर लड़ा गया। अग्निवीर का जब मसला उठाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और उसके बाद जब वो कहते हैं चमार रेजिमेंट, तो ये दो चीज़ें हैं। अग्निवीर की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे, रद्द कर देंगे। कल भी सदन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आपको अच्छा लगता है आप रखिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, जिस दिन सरकार आएगी उस दिन खत्म कर देंगे। सोशल जस्टिस की बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी, जब ये बात आएगी तो चमार रेजिमेंट है और भी जगहों पर भागीदारी की बात उठेगी, भागीदारी के सवाल पूछे जाएंगे। वही काम चंद्रशेखर आज़ाद रावण कर रहे हैं। तो दरअसल है क्या, एक इकोसिस्टम तैयार होता है संख्या के जरिए, और अब वो इकोसिस्टम है। अखिलेश यादव ने जब टिकट बांटे तो टिकट उन्होंने केवल यादवों को नहीं दिया, है ना, केवल मुसलमानों को नहीं दिया, और एमवाई कहकर उनके ऊपर एक पेंट कर दिया गया था। तो जो सामाजिक न्याय की बात कर रही हैं पार्टियां, उन्होंने उस तरफ कदम बढ़ाया है, उस तरफ वो कदम बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जिस इकोसिस्टम की डिमांड सामाजिक न्याय की है, जो इकोसिस्टम ये कह रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, जो इकोसिस्टम ऑप्रेस्ड या फिर एक्सप्लॉइटेड जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये इकोसिस्टम कोई भी सरकार हो, चाहे वो अपने आप को कितनी ही ताकतवर कहे, चाहे उसके साथ संसाधनों की ताकत हो, चाहे उसके साथ लोगों की ताकत हो, संवैधानिक पदों की ताकत हो, लेकिन ये इकोसिस्टम जब उस सरकार से टकराएगा तो उस सरकार के पास कोई जवाब बचेगा नहीं। और जब जवाब नहीं बचेगा तो गृह मंत्री को भी कहना पड़ेगा कि स्पीकर महोदय हमें संरक्षित करिए, वो भी किसी झूठी बात को लेकर। और बहुत बड़े मंत्री जो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे। तो वो इकोसिस्टम जो है राघव, वो इकोसिस्टम तैयार हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के कारण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई उसके कारण, अखिलेश यादव का लगातार जो संघर्ष रहा, तेजस्वी यादव का लगातार जो संघर्ष रहा, साउथ के स्टेट से जो हमने देखा सनातन के खिलाफ नहीं बल्कि जो पारंपरिक रूप से चल रही है और सनातन में जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ जो मुहिम चली, या एआईटीसी का संघर्ष जो बंगाल में रहा। तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की एनर्जी उन्होंने ड्राइव की कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है देश के विकास की, और देश का मतलब होता है आप, हम सब, एक एक व्यक्ति। अब एक एक व्यक्ति की विकास की बात जब होगी तो वो उसी सेंटेंस से आ पाएगी जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो संविधान की बात करने वाली पार्टियां इस वक्त पावर में तो नहीं है लेकिन पावर से कम भी नहीं है, उनके पास वो संख्या बल है जब पावरफुली वो अपनी बात रख पा रहे हैं, और वो अपनी बात रखते रहेंगे। और कितनी ही मजबूत सरकार कह ले, अगर उसकी नीयत खराब है, अगर वो झूठ फैलाने पर यकीन करती है तो उन सरकार के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। खैर, ये बात बहुत हद तक राजनीति को और रोचक बना रही है, क्योंकि हर चौथे दिन किसी नेता का विपक्ष से ट्वीट आ जाता है कि सरकार बहुत जल्द विपक्ष में बैठ सकती है। और यही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, क्योंकि पिछले 10 साल जब आप पूर्ण बहुमत की और एक तानाशाही वाली सरकार चला के आते हैं कि हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, और वो एकदम से अल्पमत में आ जाए, आपको गठबंधन करना पड़े, तो आपके लिए सरदर्दी बढ़ती है। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो ये मांग एकदम जायज है। जब इस देश की सेना में राजपूताना रेजिमेंट हो सकती है तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं, पटेल रेजिमेंट क्यों नहीं, पासी रेजिमेंट क्यों नहीं? देश की हर जाति,
का अगर वहां पर नेतृत्व अपनी रेजिमेंट के आधार पर हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेना को जातियों में बांट दिया जाए। ये सिर्फ एक चीज मैं बता दूं कि चमार रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में बाकायदा गठित की गई थी और 2 साल उसने कई लड़ाइयां लड़ी, उधर रंगून, इम्फाल वगैरह वगैरह, फिर उसे भंग कर दिया गया। और ये माना गया, बिल्कुल सही है, कि सेना में जाति का कोई वो नहीं होता। और अभी भी राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, लेकिन उन रेजिमेंट्स में दूसरी जातियों के भी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो एक परंपरा है। लेकिन चमार रेजिमेंट चूंकि रह चुकी है, ऑलरेडी थी, और वो बाद में ख़त्म की गई, इसलिए ये मांग की जा रही है। और इस बहाने जो असली सवाल है, वो भागीदारी का सवाल, वो बड़े पैमाने पर उठेगा। वो सिर्फ एक प्रतीक है। जाहिर सी बात है, सेना सबकी है और सेना किसी एक जाति या उससे नहीं जुड़ी हो सकती। और अभी भी जो रेजिमेंट्स हैं उसमें सभी लोग, बिल्कुल बहुत सुंदर बात होगी कि इस देश की सेना में एक चमार रेजिमेंट बने और देश के कुछ सवर्ण उस रेजिमेंट का हिस्सा हों। बात बिल्कुल वही एक रिप्रेजेंटेशन की है। खैर, हमारी आज की न्यूज रूम चर्चा आपको कैसी लगी और सदन की कार्यवाही को अब किस तरह से आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस नेता का भाषण आपको सबसे शानदार लगा और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी समस्या क्या होने वाली है, यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कहीं कोई 11 सेकंड की क्लिप दिखाकर आपको बरगला ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।